Well, ladies and gentlemen, thank you very much, and I welcome you all to this corporate briefing session of Kututu Power Company. I will give a quick overview. First of all, KEPCO, background. KEPCO is the KSE 100 index company listed on stock exchange, has over 61,000 shares as at June. Major shareholder is WAPDA, and the other key shareholders are KEPCO Resource Trust, NCB Bank, UVL Bank, and then general public of over 61,000 shareholders. KEPCO प्लांट का बैकग्राउंड यू ऑल नो, और उसके बाद 96 में ये प्राइवेटाइज हुई। प्लांट वापडा ने लगाया था। प्राइवेटाइजेशन के बाद इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स ने एक इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू इसे विन किया। कुछ अर्सा उन्होंने इसका कंट्रोल रखा। 2012 में इसकी वो यहाँ से एग्जिट करके 2005 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और इसकी कैपेसिटी 1600 मेगावाट थी। ये दिस इज ऑल हिस्ट्री, भी ऑल नो, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिस्टोरिकली हिस्ट्री के हिसाब से, वो ये कि कैपको इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और शेयर होल्डर्स का हमेशा कैपको ने बहुत ख्याल रखा है, और वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। अभी तक अगर मैं बात करूं, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी बैक इन 2005, तो अभी तक 126 बिलियन रुपीस, जो अप्रॉक्सीमेटली 143 पर शेयर बनती है, वो हमने दिया है। और फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन इट इज़ 162 बिलियन, जो कि कोई 184 रुपये पर शेयर बनता है। कैपको, आपको पता है PSX ने एक नया इंडेक्स शुरू किया था, PSX Div 20, तो कैपको इज वन ऑफ द टॉप ऑफ देम एट थर्ड और फोर्थ नंबर है। और कैपको इज द ओनली IPP जिसकी बिजनेस हम उसको 2006 से लेके अब तक जो टैक्स की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल एक्सचेकर को दैट इज 72 बिलियन रुपीस, और 72 बिलियन। जो हमारा जून, जो ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जून से रिलेट करता है 2004, जो हमने ईयर क्लोज किया, उसका एक क्विक ओवरव्यू कि हमारे पास अगर इफ वी टॉक अबाउट बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमारी बड़ी क्लीन बैलेंस शीट है। अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स 47 बिलियन, और उसके बाद कैश एंड बैंक में कुछ है। फ्यूल इन्वेंट्री हमारे पास है। ट्रेड रिसीवेबल को 11 बिलियन के करीब थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गए हैं, और मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इस वक्त एक्सेप्ट फॉर फ्यू माइनर अमाउंट जो कि डिस्प्यूटेड है, तो हम ऑलमोस्ट सारा बैकलॉग पावर परचेजर से क्लियर हो गया हुआ है। और फ्यूल सप्लायर की जितना पेबल था अगेंस्ट फ्यूल सप्लाईज, वो गैस का हो, RLNG का हो, या फर्नेस ऑयल का, दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड। सर्टेन अमाउंट्स जो है वो LP की मद में वो वहाँ पे हैं, जो अभी हम ग्रेजुअली पे कर रहे हैं उन्हें। करंट लाइबिलिटीज में बैंक फाइनेंसेस जो है, अगर आप देखें तो 2023 से 2024 तक हमने 22 अरब रुपए से को 10 अरब पे आ गए। एंड आई कैन टेल यू कि सब्सिक्वेंटली ये अमाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। हमने पूरा पे ऑफ कर दिया है। पावर परचेजर से ऑलमोस्ट सारा रिकवर कर लिया बैकलॉग, और डिविडेंड पेबल एक स्मॉल अमाउंट है, डिविडेंड जो अनक्लेम डिविडेंड है। रिगार्डिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप नोट करें, ऑल तो हमारा इस वक्त PPA नहीं है और जनरेशन नहीं थी इस साल में, बट स्टिल आपका अगर बॉटम लाइन देखें तो वो पिछले साल से बेहतर है। और ये दो चीज़ों से ड्राइव हो रही है। एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उनको बड़े अच्छे और इफेक्टिव तरीके से हमने मैनेज किया, और उन इन्वेस्टमेंट्स को हमने इन्वेस्टमेंट्स के डाइवर्सिफिकेशन या अदर एक्विजिशंस के लिए हमने रखा हुआ है। उस पर हम थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हम इसको उस एक एलिमेंट जो है वो रिटर्न का है कि बहुत अच्छा रिटर्न, और दूसरा हमने अपनी कास्ट काफ़ी सारी ऑप्टिमाइज की है, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम मजीद इसे ग्रेजुअली रिड्यूस करें। उसमें SVSS हमने इस साल दिया, और बाकी कास्ट को रैशनलाइज किया। सैलरी कास्ट में आपको एक सिग्निफिकेंट डिप नजर आएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नोट जाए तो आपको हेड काउंट में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज नजर आएगा, जो 400 से अब हम रफली 200 पे आ गए हैं, बल्कि सब्सिक्वेंट पीरियड में हम रफली 190 जो हमारा रेगुलर हेड काउंट है उस पे है। तो जो बाकी एक्सपेंसेस साइड में वी आर रैशनलाइजिंग। टैक्स और लेवी एक इस समय थोड़ी सी क्लासिफिकेशन चेंज हुई थी। आपको पता है कि अगर फाइनल टैक्स है तो लेवी
में क्लासीफाई होता है और इनकम टैक्स नीचे आ रहा है, तो दिस इज एन एडिशनल लाइन। दिस वाज क्विक ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपके जो क्वेश्चंस है आई हैव नोटेड कि आप वो आ रहे हैं चैट बॉक्स में, और आप हैंड भी रेज कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दिस क्विक रन थ्रू ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो आपका एक बड़ा क्वेश्चन आगे होगा और है, दैट इज ऑन कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी में दो एलिमेंट्स हैं, एक है एग्जिस्टिंग प्लांट एंड द अदर वन इज कैपको की कोई डाइवर्सिफिकेशन, कोई और एक्विजिशन, किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट, कोई और कंपनी की एक्विजिशन या कोई नया प्लांट कंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें। तो कैपको यू विल नोट के ऑल्दो गोइंग कंसर्न ऑडिटर्स ने भी हाईलाइट किया, हमने भी अपने नोट्स में बताया, लेकिन आई एम हैप्पी टू टेल के auditors are okay with our plans, they have independently verified our stance। और इस साल अगर आप नोट 2.2 को रेफर करें फाइनेंशियल्स के अंदर, तो उसमें बड़ी डिटेल में हमने बताया हुआ है कि इस दफ़ा नेपरा ने पावर एक्विजिशन प्लान फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो एक अप्रूव किया है फॉर डिस्को फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और उसमें कैपको जो है वो 2027 तक इंक्लूडेड है। और ये जो अगर आप प्रेजेंटेशन वहाँ पे हमारी साइट पे भी अवेलेबल होगी, PSX पे भी होगी, तो ये जो एरिया मैंने रेड मार्क किया हुआ है, अगर आप ये एग्जैक्ट नेपरा के उस डिटर्मिनेशन की वर्डिंग है जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि कमिटेड प्रोजेक्ट्स में कैपको है, और टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटेड एंड 500 मेगावाट कैपको विच इज रिक्वायर्ड इन लिeu ऑफ द सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। वो 500 मेगावाट डेफिनेटली हमें चाहिए, वो सिस्टम में उनको चाहिए। और अनदर एस्पेक्ट जो हमारा यूनिक फीचर है वो हमारी स्विच यार्ड फैसिलिटी है। हम उसको वो कंटिन्यूअसली उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट, और अब हम उनके साथ उसको बल्कि हमने अब सेपरेट टैरिफ भी फाइल कर दिए है, क्योंकि इन एनी केस दे नीड इट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट स्विच यार्ड फैसिलिटी इन दैट एरिया जो कोटद्दू का एरिया है। तो वो स्टेप डाउन फैसिलिटी 220 मेगावाट से जो नीचे आपकी 220 केवी से नीचे 132 केवी पे आती है, तो हमारा सिस्टम ही यूज़ हो रहा है। तो अभी हमने उसकी एक NDDC को प्रोविजनल इनवाइस भी रेज कर दी है, एंड वी आर इन डिस्कशन विद नेपरा के उसका जनरेशन साइड पे इवन कोई डिले भी है, ऑल्दो देयर इज नो डिले एक्सेप्ट फॉर कि जब इस वक्त IPPs के इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो वंस इट इज सेटल्ड होपफुली दे विल इशू द डिटरमिनेशन। स्विच यार्ड हमने कहा वो इमीडिएटली हमें बेशक सेपरेट टैरिफ दे दे, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट और होपफुली वी विल गेट, और वो एक रीजनेबल अमाउंट है पिछले 2 साल की जो हमने ऑलरेडी कलेक्ट की है, एंड वी आर होपफुल दैट वी विल गेट। हैविंग सेड दैट जो आपके जो दूसरी पॉइंट जिसकी हमने बात की थी डाइवर्सिफिकेशन प्लान की, आपने नोट किया कि हमने सबसे कन्वीनियंट पर्सन डिविडेंड देना, लेकिन वापडा बीइंग मेजर शेयर होल्डर और बाकी बोर्ड ने भी ये डिसाइड किया कि हम बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देंगे। आप डिविडेंड मतलब बहुत अच्छा हम दे रहे हैं, लेकिन हम सारा डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि हम अपने पास फंड्स रिटेन करेंगे ताकि हम उसको इन्वेस्टमेंट्स कर सकें डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये कि अभी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक ने कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे, 5 प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से हमने 2 में बिड किया था, तो उसकी टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है। और एक प्रोजेक्ट जो 120 मेगावाट है उसमें हम सिंगल बिडर हैं। पहले हमने उन प्रोजेक्ट्स के लिए प्री क्वालिफाई किया, देन वी सबमिटेड द बिड। टेक्निकल बिड के मुताबिक एक में हम सिंगल बिडर हैं और एक में हमारे अलावा एक और बिडर है, एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि हम इंशाल्लाह बोथ प्रोजेक्ट्स को विन कर लेंगे। बट लेट्स सी ये फाइनल आउटकम उसकी अगले एक हफ्ते में आ जाएगी, तो उसकी फाइनेंशियल बिड ओपन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम वो टोटल कैपेसिटी जो है वो प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी इज 120 + 150 अराउंड 270 मेगावाट, और ये सिंध में है, कराची के पास है, तो ये हम दोनों प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करेंगे, दीज आर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आपने एक डिस्क्लोजर देखा होगा ड्यूरिंग द ईयर कि हम एक विंड प्रोजेक्ट है टिनागा, हमने उसके लिए बिड किया था। हमने कंजर्वेटिव प्राइस रखी थी क्योंकि हैड द आइडिया कि आगे कुछ सेटलमेंट्स होंगी पोटेंशियल, तो हम लोग प्रोजेक्ट विन नहीं कर सके, बट वी अटेम्प्टेड दैट। सिमिलरली कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं वो आपके ग्राउंड एंड वी आर इन डिस्कशन सर्टिंग एंडी वगैरह करके हम कुछ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में है, तो उस पर जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वी विल लेट यू नो। तो दिस इज अ क्विक ओवरव्यू ऑन डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स। Now we can move to question answer session. Let me see in the chat box, or accordingly फिर हम one by one we will try to address the queries.
जी, एफओ की फर्नेस ऑयल की इन्वेंट्री पे है। इन्वेंट्री का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोकल मार्केट में फर्नेस ऑयल की इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं है, लोकल मार्केट में कंजम्पशन नहीं है। सो वी आर अटेम्प्टिंग, और हम इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में कोई काफ़ी एडवांस स्टेज पे है हमारी अरेंजमेंट्स, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, और हम इंशाल्लाह इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक प्रोविजनिंग की बात है, ऑब्वियसली जिस वक्त हमने परचेज किया था रुपये प्राइस ज़्यादा थी, हमें फोर्स सेल भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक एहतियातन हमने एक रीजनेबल अमाउंट की प्रोविजन रख ली है, और डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स को कितनी होती है, इसे प्लस ये माइनस किया जाएगा। वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा, टेक एंड पे की बात करें, देखिए टेक एंड पे पे अगर ब्रेक इवन से ऊपर होगा, टेक एंड पे के अंदर रिटर्न का कंपोनेंट होता है। सिर्फ ये होता है कि आपका डिपेंड करता है कि एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या है। अगर आपकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन से 10% है तो फिर मे बी आप ब्रेक इवन ना अचीव कर सके। लेकिन हमारा ख्याल है कि अगर हम उस 500 मेगावाट का 30% या 35% जनरेशन लें तो हम उसको ब्रेक इवन प्लस कर लेंगे। तो वी आर होपफुल कि वो हम ब्रेक इवन प्लस हो जाएगा। ये इनको किसी का हैंड रेज किया हुआ है, उसको जरा देखिएगा क्या आवाज का इशू है, चेक करें। आपके साउंड से इको पैदा होती है कैसे? आप लैपटॉप से ये सब उसको बंद कर दो। आई होप कि अभी आपको आवाज आ रही होगी मेरी। मैंने अगेन माइक चेंज किया, मे बी देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। कोई कंफर्म कर सकता है कि अभी आवाज बेहतर हुई है या स्टिल प्रॉब्लम है? ओके, क्लियर, इट्स क्लियर, थैंक यू। मैंने कुछ एरियाज कवर कर लिए थे प्रेजेंटेशन में, बट स्टिल अगर किसी का वॉइस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप वो क्वेश्चन रेज कर दें, मैं उसको आई विल ट्राई टू अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड। अगला क्वेश्चन जो ये जयान बाबर साहब हैं, कोई इनका डिविडेंड पे आउट स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड एज द कंपनी कैन नॉट सस्टेन करंट डिविडेंड। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि बोर्ड ने बड़ा वाइजली सारा इकट्ठा डिविडेंड नहीं दे दिया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके, और वो हाँ, हम अपने पास जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट इस वक्त भी रफली 47 बिलियन के करीब जून पे नंबर है जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ग्रेजुअली हम ये देंगे डिविडेंड, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देते रहेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन के हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या बनता है, तो कहीं पे हमें प्लस या माइनस करना पड़ा तो वी विल देखेंगे। बट वी लाइक स्ट्रेटजी ये है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम हर साल अपने शेयर होल्डर्स को देते रहें। हैज़ VSS बिन कंक्लूडेड? यस, हमने इस साल लॉन्च किया था एक VSS स्कीम, जो कि 1500 मेगावाट में से जो 500 मेगावाट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो बाकी जो 1000 मेगावाट हमारा था, उसमें जो लोग थे हमने उनको एक सेवरेंस स्कीम ऑफर की थी, और वो जो लोगों ने अप्लाई किया था और हमने उसको वो पार्ट कंक्लूड कर लिया है। तो अब हमारे पास इनफैक्ट वो लोग हैं, बल्कि उससे भी कम है, जो हमें 500 मेगावाट के लिए चाहिए। और अगर आगे गोइंग फॉरवर्ड खुदा ना खास्ता आगे कुछ और करना पड़ता है तो हम करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इट इज कंक्लूडेड। When does the company expect tariff to be issued? ऑलरेडी मैंने बताया कि वो टैरिफ दे है वर्कड आउट, टेक एंड पे होगा। टेक एंड पे मसला नहीं है उन्हें इशू करने में, क्योंकि अब इवन आपने देखा होगा कि कुछ टर्मिनेट करती हैं, बाकी को वो टेक एंड पे लेके जा रहे हैं। तो टेक एंड पे विल बी एक्सेप्टेबल फॉर अस, दे विल इशू टेक एंड पे टैरिफ फॉर अस। तो होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिफोर समर वी विल बी एबल टू गेट दैट। 1100 मेगावाट जो एक्सेस कैपेसिटी है, उसके दो ऑप्शन हैं। एक तो हम सोच रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं अभी, कुछ हम बोर्ड ने एक स्पेशल कमेटी भी बना दी है, हम उसकी वर्किंग कर रहे हैं कि अगर तो जो बिल्कुल लीस्ट एफिशिएंट प्लांट है, जो इनका चलने का कोई चांस नहीं है, तो उससे तो शायद हम डिसमेंटल या डिस्पोज ऑफ कर दें। जो दरमियान में है वो एक डिसेंट एफिशिएंसी वाली मशीन्स हैं। तो CTBCM जो है वो एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर एज पर लेटेस्ट डिस्कशंस। तो हम वी विल ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो ये दोनों दोनों पार्ट्स हम लेके चलेंगे। रिडेम्पशन कास्ट नहीं, एक्चुअली प्लांट रिडेम्पशन नहीं है, दैट इज प्लांट प्रिजर्वेशन कास्ट। क्योंकि कास्ट ऑफ सेल्स हमने वहाँ नहीं दिखाई, उसकी रीज़न ये थी कि कास्ट ऑफ सेल्स रिलेट टू द कास्ट
which are actually required for generation of revenue. Since there is no revenue, तो जो कास्ट ऑफ सेल्स का नहीं है, वो बल्कि कंपनी की कास्ट है फॉर मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द प्लांट। तो हम उसे वो ले गए हैं, तो हमने इसलिए क्लासिफिकेशन चेंज की है, कोई पॉलिसी चेंज नहीं है उस पर। कैपको रिवाइज टैरिफ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी वजह यह है कि कैपको सिस्टम में क्रिटिकली रिक्वायर्ड है ड्यू टू इट्स लोकेशन जहाँ पे ये है। अगर ना होता तो ज़ाहिर है वो आईजी सेप में भी ना डालते, पावर एक्विजिशन प्लान में भी ना लेके जाते। तो इसलिए यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग, और दैट्स वाई दे वो नेपरा ने पूरा टैरिफ प्रोसेस कर लिया है, एंड वी आर होपफुल के नेक्स्ट फ्यू मंथ वो हमें इशू कर देंगे। व्हाट इज द स्टेटस ऑन आरओई डिस्प्यूटेड बिटवीन द कंपनी? ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आरओई हमारा, आई एम नॉट श्योर कौन सा डिस्प्यूटेड है, कि ये किसको आप रेफर कर रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो। एक अलबत्ता शायद आप उसको रेफर कर रहे हैं कि हमें प्रोविजनल टैरिफ मिला था, जिसको हमने उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। उसमें सर्टेन आइटम्स थी जिसमें आरओई भी था, बाकी डॉलर इंडेक्सेशन का इशू था और वो था। तो वो हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, वो फाइनल डिटर्मिनेशन में एड्रेस हो जाएगा। ऑडियो इश्यूज अभी को कंफर्म कर सकता है कि ऑडियो का अभी इशू तो नहीं है? क्योंकि दरम्यान में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे के थे कुछ क्वेश्चन या कमेंट्स के ऑडियो का इशू है। अभी को कंफर्म कर सकते हैं? नाउ क्लियर, थैंक यू। अच्छा, एफओ का वो कह रहे हैं कि रिपीट करें आंसर। फर्नेस ऑयल हमने परचेज किया था अंडर पीपीए, वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन 21 डेज इन्वेंट्री। तो ये जो हमारे पास फर्नेस ऑयल है, 60,000 टन है, ये हमने जून 2022 में परचेज किया था, और अक्टूबर में हमारा पीपीए होना था। उसके बाद हमने परचेज नहीं किया, और ये जितना हमारे पास है, ये 15 से 20 दिन की हमारी कंजम्पशन है। अगर पूरा प्लांट फुल लोड पे हम चलाएं तो वो तो 3 साढ़े 3 लाख टन पर मंथ तक भी हम चले गए थे दरम्यान में। तो ये ज़ाहिर है वो एक प्लानिंग का पार्ट था, हमारी रिक्वायरमेंट थी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्लांट चलेगा, ड्यू टू बैड वेदर, फ्लडिंग और उन बाकी वजूहात की वजह से, और लोड शेडिंग गवर्नमेंट ने प्लान शुरू कर दी जुलाई अगस्त 2022 में। तो ये हमारे पास बच गया, और वी वर लाइक कैरिंग इट कि हमारा पीपीए हो जाएगा तो हम इसे बर्न कर लेंगे। क्योंकि अगर बर्न करते हैं तो उस पर लॉस नहीं होगा, पूरी प्राइस पास ऑन हो जाएगी अंडर पीपीए। लेकिन चूंकि अब इतना टाइम हो गया, तो नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट इट, ताकि हम इसके रियलाइज कर लें और जब ज़रूरत होगी तो दोबारा परचेज कर सकते हैं। इट्स बेटर नाउ प्लीज रिपीट, आई होप इट इज एड्रेस नाउ। आर एफ ओ क्वेश्चन मैंने कर दिया। विल यू बिड अगेन फॉर टिनागा? अभी कुछ कह नहीं सकते, वंस ये डस्ट सेटल होती है आईपीपीस की, और उसके बाद देखते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड, देन वी विल सी। अभी हमको बहुत ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स को, जिनकी अभी सेटलमेंट नहीं, अग्रेसिवली नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर मॉनिटरिंग। जैसे ही उसकी कोई आउटकम निकलती है या आईपीपीस की सेटलमेंट का, तो देन वी विल सी कि उसमें से हम, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, इधर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। Please elaborate on funds deployment plan. When existing cash will be distributed, does the company plan to hold the funds? ये मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया कि हम एक डिसेंट नंबर डिविडेंड का रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और बाकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं जब, और उसका ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और कुछ ऑलरेडी मैंने इंडिकेट किया कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, केई के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ और ऑप्शंस भी हैं। तो ये सारे फंड हम, ये सबसे आसान काम वैसे यही है कि हम ये सारे फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। 2 साल से हमने इसीलिए कैरी कर रहे हैं, एक रेगुलर डिसेंट नंबर डिविडेंड का हम दे रहे हैं। इस साल भी अगर हम बात करें तो हमारा डिविडेंड यील्ड जो है, पे आउट तो हमारा कोई 190% है, लेकिन जो इवन डिविडेंड यील्ड है दैट इज ओवर 31%, अगर मैं 30 रुपए के हिसाब से भी शेयर प्राइस ले लूँ। तो इसलिए वी आर होल्डिंग दीज फंड्स। यस सर, यू वांटेड। ये 17% जो आरओई की बात कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट यही किया था। उन्होंने 12% दिया है, तो हमने इसे रिक्वेस्ट की हुई है कि इसे रिवाइज करें। फाइनल डिटर्मिनेशन में वी विल सी कि वो क्या करते हैं, लेकिन शायद 17 तो नहीं देंगे, मे बी 12 to 15 की रेंज में कहीं होगा। वाई डिड कैपिटल इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम म्यूचुअल एंड नॉट इक्विटी फंड्स गिवन डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट?
देखिए, इक्विटी जो है वो आपको पता है कि उसमें बहुत बड़ी हिट भी आ सकती है और बहुत बड़ा गेन भी आ सकता है, और स्ट्रेटेजिकली हम इक्विटी में जाते नहीं हैं। इक्विटी जो है वो हम उसे उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं है। सो वी ऑलवेज गो फॉर अ सस्टेन्ड बिजनेस जिसमें हमें एक रेगुलर इनकम आए। हम अगर स्पेकुलेटिव या उस पे जाना है, वी ऑल नो के कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो पिछले साल में शायद कोई 15 गुना 20 गुना तक भी बढ़ गए हैं, तो वो अट्रैक्टिव जरूर नजर आता है, लेकिन उसकी जब डिप आती है तो वो शेयर होल्डर्स को हिट भी बहुत बड़ी पड़ती है, वी ऑल नो। इसलिए हम इक्विटी में नहीं जाते, फिक्स्ड इनकम में। लेकिन यू मस्ट अप्रिशिएट कि जो फिक्स्ड इनकम में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम अभी भी इस वक्त बावजूद इसके कि काइबर बहुत नीचे आ गया है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, तो हम कोई 21-22% के करीब अर्न कर रहे हैं, जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग है। दिसंबर तक ऑलमोस्ट हमने अपने आप को हेज किया हुआ है, नवंबर दिसंबर तक। व्हाट विल बी द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कैपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? देखिए, लिक्विडेशन वैल्यू में कोई ऐसी असाइन तो नहीं कर सकता या बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा प्लांट है, कोई 385 एकड़ लैंड है, बहुत बड़ा प्लांट है। इन पहली बात है, लिक्विडेशन पे हम जाएंगे नहीं, और इंशाल्लाह कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे जस्ट हाइपोथेटिकली बात करें तो हमारी बुक वैल्यू 1.9 बिलियन है। तो वो अगर आप इवन स्क्रैप करके भी बेचे तो इससे मैनी टाइम ज़्यादा वैल्यू वी विल रियलाइज। तो वो चूँकि हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग पॉलिसी है हिस्टोरिक कॉस्ट पे रखना, तो इसलिए हम 1.9 पे कैरी कर रहे हैं बुक वैल्यू पे। फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स है, जिस वक्त भी अगर हमें कुछ सेल करते हैं तो उस पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव आएगा। व्हेन विल CTBCM कम इनटू प्लेस एंड व्हाट्स स्टॉपिंग इट? उसमें जो सबसे बड़ा इशू है, एज आई अंडरस्टैंड, वो आपकी डिस्कोस के मसले हैं, व्हीलिंग चार्जेस का इशू है। तो CTBCM अभी ये जो टेक एंड पे के प्रोजेक्ट्स हैं या बाकी प्रोजेक्ट, ये जो सेटलमेंट हो रही है उसकी वजह से उससे नया एक पुश मिला है। एंड वी आर होपफुल कि जितने रेगुलेटरी उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं या हिचेज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी विद इन अ ईयर। तो वी आर होपफुल कि 1 से 1.5 साल में ये मार्केट अप हो जाएगी और आप उसमें B2B में इफेक्टिवली जा सकते हैं। व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इक्विटी यू आर टारगेटिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स? वेल, अभी कुछ कह नहीं सकते, जो कि कंपेटिटिव बिडिंग है, तो उसमें इट ऑल डिपेंड्स के ये जो हम कई के प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो अब उस पर डिपेंडिंग अपॉन कि हम अगर विन करते हैं फिर हम EPC प्राइस निगोशिएट करेंगे, लेंडर से निगोशिएट करेंगे, तो देन वी विल सी कि क्या। बट आवर एक्सपेक्टेशन, ये टारगेट इज डबल डिजिट एटलीस्ट, डॉलराइज डबल डिजिट। कैन वी एक्सपेक्ट एनी रेवेन्यू 2025 फ्रॉम 500 मेगावाट? देखिए, 500 मेगावाट का जिस तरह मैंने कहा कि अगले चंद महीनों में वी आर होपफुल के आ जाएगा बिफोर समर। अगर हम अप्रैल अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक जो है वो लोड प्रोफाइल है कैपको का वहाँ पे जनरेशन साइड पे। विंटर में तो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, एक 132 kV साइड पे, 132 kV पे। तो वी आर होपफुल कि अगर समर से पहले आ जाता है तो अप्रैल मई और जून में कुछ रेवेन्यू आएगा 500 मेगावाट से, प्लस स्विच यार्ड का टैरिफ आएगा, स्विच यार्ड का कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। तो ये क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में थे वो तो मैंने एड्रेस कर लिए। अगर किसी का और क्वेश्चन है या अगर कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे, हम उसे अनम्यूट कर देंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ख्याल है, और चैट बॉक्स में भी और नहीं है। वी कैन वेट, अगर कोई टाइप कर रहा है या कोई हैंड रेज करना चाहता है तो वी आर हेयर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। नो क्वेश्चन।
PPA of Lalpir has been terminated. Do you think that your plant will get some benefit of that in future? वहाँ पे लालपीर और पाकजन दो प्लांट्स हैं जो हमारे 220 के केवी पे हैं, तो उनमें से एक उन्होंने लालपीर टर्मिनेट कर दिया है, पाकजन वहाँ पे है। पाकजन हमारे से कॉस्टली है, कोई 8 से 10 रुपए पर यूनिट, अगर हम एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें तो वो कोई 38% एफिशिएंट है। हमारे वाला जो है वो कोई 47% तक एफिशिएंट है। इसलिए फ्यूल प्राइस में ही कोई 7-8 रुपए का फर्क पड़ता है अगर सिमिलर बेसिस यूज करें। तो वी आर होपफुल कि अगर वहाँ पे हमारा PPA हो जाता है और वो भी टेक एंड पे चले जाते हैं तो फिर पहले हमें मेरिट ऑर्डर में हम आएंगे और हम चलेंगे। दूसरा ये है कि 132 केवी पे और कोई प्लान नहीं है, तो 132 केवी पे जो भी डिमांड होगी उस एरिया में मैपको वेस्ट साइड पे वो सिर्फ कैपको ही मीट कर सकता है। तो इसलिए वी आर होपफुल कि 132 पे भी हम चलेंगे। और लाल पीर के टर्मिनेट होने का शायद बहुत ज़्यादा फायदा नहीं चूँकि पाकजन है, बट हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं कि बीइंग मोर एफिशिएंट देन पाकजन एंड लाल पीर, तो वी आर होपफुल कि मेरिट ऑर्डर पे हम, अगर हमें EPA हो जाता है तो हम बेहतर पोजीशन पे होंगे। तो जो भी डिमांड आएगी पहले हम चलेंगे, और अगर हमारे हमारे से डिमांड पूरी नहीं हो रही तो फिर लाल पीर या पाकजन को चलना चाहिए। आर यू थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट्स टू कोल? ये प्लांट नहीं हो सकता कोल पे कन्वर्ट, रीजन भी है कि ये गैस टरबाइंस है जिसके अंदर फ्यूल बर्न होता है। तो कोल एक ऐसा फ्यूल है जो टरबाइन के अंदर बर्न नहीं हो सकता, बॉयलर में बर्न हो सकता है। तो इसलिए हमारे वाला यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम अपने गैस टरबाइंस को कन्वर्ट कर लें कोल पे। जो आपके कन्वेंशनल प्लांट्स हैं उसमें किसी हद तक पॉसिबिलिटी है, हबको हो गया, लालपीर हो गया, पाकजैन, उनके पास ऑप्शन है, आल्दो वो भी बहुत बड़ी कैपिटल इंटेंसिव होती हैं वो चीज़ें। तो वहाँ पे चांस है या प्रोबेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं कोल पे कन्वर्ट, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। एक्सक्यूज। व्हाट अबाउट योर ग्रिड, आर यू जनरेटिंग एनी रेवेन्यू फ्रॉम स्विच यार्ड? मैंने अभी जिस तरह बताया कि हमारे स्विच यार्ड का हमने अभी एक प्रोविजनल इनवाइस रेज की है उनको, NTDC को, चूँकि हम ये सर्विस 2 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका एक रेवेन्यू होगा, बगैर रेवेन्यू के तो नहीं चल सकता। तो वी आर एक्टिवली लाइक परसुइंग कि वो उसका हमें कोई टैरिफ, बेशक सेपरेट टैरिफ दे दे, अब हम उसको ये पुश कर रहे हैं। जनरेशन साइड पे हमें अब उस तरह अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि समर से पहले शायद हम टैरिफ हो भी तो ना चले। तो विंटर में और ये राउंड द क्लॉक हम सर्विस दे रहे हैं स्विच यार्ड वाली, ग्रिड वाली। तो इसलिए दे इवन NTDC के बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये चाहिए। तो रेवेन्यू तो डेफिनेटली होगा। अब ऑब्वियसली उसमें एक प्रोसीजरल इश्यूज या मैकेनिज्म है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर परसुइंग नेपरा कि हमें उसका सेपरेट टैरिफ दे दे, एंड वी विल डेफिनेटली गेट सम टैरिफ। व्हाट आर योर व्यूज ऑन रीसेंट IPP नेगोशिएशन बाय गवर्नमेंट? वेल, हमारा उनसे ऐसा कोई कांटेक्ट या वो नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, रीज़न भी है कि हमारा तो ऑलरेडी PPA एक्सपायर हो गया था। एंड वी आर लकी एनफ कि हमने अपना सारा बैकलॉग इंक्लूडिंग एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट थी लेट पेमेंट चार्जेस की, वो हमने रिसीव कर ली हुई है। जबकि बाकी आपके जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं आपको, या बाकी वो इवन उन्होंने LPA अपना वेव कर दिया, ये करना पड़ा है। तो मैं उस पर और कोई उस तरह का कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना अच्छा नहीं है, बट प्रोबेबली दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। तो शायद इम्पेक्ट भी इतना बड़ा ना हो। एक्सक्यूज मी। कैन यू सेट अप सोलर प्लांट एट एग्जिस्टिंग कैपको साइट? कैपको एग्जिस्टिंग साइट जो है वो, उसमें को बहुत ज़्यादा खाली जगह अवेलेबल नहीं है, तो कमर्शियल बेसिस पे कोई हम 100 मेगावाट ये इस तरह नहीं कर सकते। अलबत्ता हम ये प्लान कर रहे हैं कि अपनी एक्सिलरी कंजम्पशन के लिए हमको छोटा सा एक 2-1 मेगावाट का हम सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो जो कमर्शियल बेसिस पे यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं लग सकता। आर यू कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन एनर्जी सेक्टर स्पेशली व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस? देखें, अगर आप ये देखें, ये आपका एक ऐसा सेक्टर है, यूटिलिटी सेक्टर है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। हम अब डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, एनर्जी से थोड़ा सा बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं भी उसमें डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ कोट नहीं कर सकता, बीइंग कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, लेकिन हम अब डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एनर्जी डेफिनेटली हमारा कोर है, फोर्टे, हम इसमें रहेंगे। और दूसरा, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट से ज़्यादा अब KE पे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो हम भी KE के साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स के लिए।
जी, किसी और दोस्त का कोई और क्वेश्चन? ये वाले तो आई होप मैंने एड्रेस कर दिए हैं। किसी और का कोई कमेंट है तो अदरवाइज हम मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है हैंड रेज करे, या चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो राइट कर सकते हैं। हाउ CTBCM वुड वर्क? अच्छा, CTBCM जो है वो देखिए उसके 2-3 ऑप्शन हैं। वो प्राइमरीली B2B है, कि मैं किसी भी मेरे पास जनरेशन साइड है और एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसको से 10 मेगावाट 20 मेगावाट बिजली चाहिए, तो हम B2B कोई भी रेट अपने मुताबिक एग्री कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो हम अपनी कमर्शियल बेसिस पे एग्री करेंगे। दरमियान में एक एक्सचेंज होगी, CBPAG इन्वॉल्व होगा मार्केट ऑपरेटर के तौर पे। तो मैं अपने पास से डिस्पैच दे रहा हूँगा, उसके पास वो सिस्टम से ले रहा होगा, दरमियान में वो स्वैप हो रही होगी इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी बिलिंग हो रही होगी थ्रू मार्केट ऑपरेटर। जो प्लस माइनस होगा, अगर मैं नहीं दे सकता किसी वजह, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो सिस्टम से ले रहा होगा, तो CPPAG या मार्केट ऑपरेटर मुझे बिल रेज कर देगा। और सिमिलरली मैं दे रहा हूँ और आगे नहीं डिलीवर कर पाया सिस्टम, तो मेरी जनरेशन जो है वो सिस्टम में जा रही होगी, तो मैं वहां से रिकवर कर रहूंगा। ये एक मोड है B2B। दूसरी ऑप्शन उसमें मर्चेंट प्लांट की है। मर्चेंट प्लांट ये है कि आपका B2B नहीं है, आपने किसी इंडस्ट्री के साथ कंट्रैक्ट नहीं किया, आपने अपने आप को एज सप्लायर रजिस्टर करवाया सेंट्रल पूल में, और वहां पे आपने ये कहा कि मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरी फ्यूल कास्ट है, ये मेरा रेट है, अगर आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा। वो आपको कहते हैं कि ठीक है, आप उन्हें डिमांड आ गई उस एरिया में या सिस्टम में, और आपने उनको जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए जो रेट का मैकेनिज्म है वो होगा कि जो लास्ट प्लांट चल रहा था आपसे महंगा, उसको जिसको आप रिप्लेस करेंगे, उससे नीचे जो आप लास्ट चल रहा होगा उसे मार्जिनल प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, कि जिसको आपने रिप्लेस करके जो नीचे लेके आए सस्ते वाला जो प्लांट चलना शुरू आपकी वजह से, उसका रेट आपको मिल जाएगा। तो ये मर्चेंट प्लांट मैकेनिज्म है। मेनली ये दो दो हैं जो CTBCM के अंदर होंगे। टैक्स रेट ऑफ म्यूचुअल फंड, पिछले साल टैक्स रेट बेहतर था, अभी भी हम उसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर कैपिटल गेन में जाते हैं तो वो 15% फाइनल टैक्स होगा, अगर डिविडेंड पे जाते हैं तो 25% होगा। तो वी आर लाइक मैनेजिंग इट थ्रू कैपिटल गेन। विल प्लांट्स अर्न ऑन देयर एफिशिएंसीज? कौन से प्लांट्स, आई एम नॉट श्योर। एफिशिएंसी तो वहां से फ्यूल कास्ट या EPP ड्राइव होती है, तो जो जिसकी एफिशिएंसी है वो उससे उसके मुताबिक वो बिल करेगा। अगर वो सिस्टम में चल रहा है और बिल करेगा और रिकवर करेगा। इफ यू डू नॉट प्लान टू डिस्पोज ऑफ लैंड एंड प्लांट एट योर करंट कैपको साइट, देन व्हाट डू यू प्लान टू, आर यू गोइंग टू सेल योर मशीनरी, विल यू बी एबल टू सेल इट मोर? देखिए, कास्ट प्राइस से तो पॉसिबल नहीं है। जो आपकी बुक्स में आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, डेफिनेटली उससे ज्यादा होगी, क्योंकि कास्ट तो उस वक्त आपने 96 या उससे भी पुरानी है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 25-27 साल में डेप्रिसिएट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब इवन हम स्क्रैप पे भी बेचें, डिसमेंटल करके बेचें, तो जो हमारे पास बुक वैल्यू तो ऑलमोस्ट जीरो है, 1.9 बिलियन है, जस्ट 5% ऑफ प्लांट रेजिडुअल वैल्यू पे हम कैरी कर रहे हैं। तो अगर उससे ज़्यादा हम इवन स्क्रैप में बेचते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिकवर करेंगे। Is there any capacity payment structure in CTBCM as C of Havco claimed CTBCM would not end capacity payment cost for consumers? जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इवन टेक एंड पे में कैपेसिटी होती है। बगैर कैपेसिटी है क्या? कैपेसिटी आपकी फिक्स कास्ट की रिइंबर्समेंट है या रिकवरी है, और साथ आपका रिटर्न है। वेरिएबल कास्ट आपका फ्यूल कास्ट है या EPP है। तो इन एनी मॉडल ये रहेगा, सिर्फ रिस्क जो है, पहले रिस्क सारा पावर परचेजर का है एग्जिस्टिंग टेक आर पे अरेंजमेंट में, कि आपका प्लांट अवेलेबल है, कोई भी प्लांट, जहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको या इवन कैपको नहीं भी चल रहा, अभी तो कैपको का वो टैरिफ नहीं है, पहले जब PPA था, अगर नहीं चल रहा तो टेक्निकली हमने अवेलेबल किया, वो जब कहेगा हम डिस्पैच कर देंगे। अगर नहीं कर सकते तो उसकी काफ़ी बड़ी LDs पड़ती हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा पड़ती हैं। तो कैपेसिटी तो बिल्ट इन रहेगी, CTBCM भी ख़त्म नहीं करेगा, मार्केट थोड़ी competitive हो जाएगी। और जब आप एक्चुअल जनरेशन बेस्ड बिलिंग होगी, तो कैपेसिटी उसके अंदर बिल्ट इन होगी, तो वो थोड़ी सी एफिशिएंसी आ जाएगी उसमें। व्हाट अबाउट 100 मेगावाट्स वाट्स? आई गेस आप मेगावाट कहना चाहते थे। तो वो 1000 मेगावाट का मैंने बताया कि उसके दो पार्ट्स हैं। एक वो है जो बहुत इनएफिशिएंट लीस्ट एफिशिएंट मशीन हमारी पुरानी है,
उसका चलने का चांस नहीं है, उसको तो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये प्लान है, अभी हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी वर्किंग होमवर्क कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो वो बोला है जो जिसकी डिसेंट एफिशिएंसी है उसको वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू सीटीबीसी। जी थैंक यू वेरी मच। आई गेस ऑल क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड, और बाकी किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आ गया जी कोई। व्हाट डू यू प्लान टू डू विद कैपको साइट इफ यू आर नॉट सेलिंग इट? देखें अभी कैपको पहले तो प्लांट है ना, जमीन के ऊपर प्लांट है, हम प्लांट का देखेंगे उसका क्या करना है। उसमें से बता रहा हूँ कि एक छोटा सा पोर्शन हम अभी सेल करेंगे इनिशियल फेज में, और अगले फेज को ज़ाहिर हम चलाएंगे तो प्लांट लैंड यूटिलाइज रहेगी। अगर वर्स्ट केस में कल को बिल्कुल हम बंद करके सेल करना है तो फिर जमीन भी सेल की जा सकती है। देन वी विल सी कि अल्टरनेटिव क्या यूज हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग ऐसा कोई प्लान नहीं है जी। जी थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू, टेक केयर। Record